Namaskar. In my previous lecture, I taught you the Vilambit Khayal of Rag Bhairav. Vilambit Khayal or Bada Khayal of any of the rag is very important. It is also important because we do the Vistar, or we say that we explore the rag while singing the Vilambit Khayal. We get more time to explore the rag or to do the Badhat of the rag. Now, without tabla or with the help of electronic tabla, I tried to explain the Vilambit Khayal, or I tried to teach you the Vilambit Khayal. But when you have the manual tabla, then it makes a lot of difference. Manual tabla, while singing, you can also see how the bolts are created, how the tabla is played, or in the beginning, of course, from where you can take up your mukhada and come to some. These are some technical points which practically you can see with your eyes with the help of the seeing the tabla. And it matters a lot when we sing the Vilambit Khayal, or even if with the Drut Khayal or anything else. If the percussion instrument is there, if tabla is there or pakhavaj is there while singing Dhrupad, it makes a lot of difference. You become very confident and slowly very independent in making your alap or your taan, doing your tankari while singing the khayal. जब विलंबित ख्याल की बात करते हैं तो विलंबित ख्याल तो मैंने आपको बताया अपने पिछले वाले अपने एपिसोड में, लेकिन जब हम उसको गा रहे हैं तो अक्सर विद्यार्थियों का एक प्रश्न आता है कि इसमें हम कैसे विस्तार करें या आलाप कैसे करें। और होता यह है कि जब हम उसको गा रहे होते तो गाते गाते हम कहाँ से मुखड़ा उठाएं और किस प्रकार से हम सम पर आएं कि सब चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से जो है परफॉर्म की जा सकें। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले ताल वाला जो अंश है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और ताल वाला अंश तभी मजबूत होगा जब हम उसको वास्तविक रूप में जो है प्रत्यक्ष रूप में तबले के साथ उसका अभ्यास करें। ये अलग बात है कि हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हमारे पास जैसे ये तानपुरा है, हम इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा या इलेक्ट्रॉनिक तबला जो मैंने पिछली बार प्रयोग किया था उसकी मदद से हम गा बजा सकते हैं, हम बंदिश को याद कर सकते हैं, हमें ताल का भी थोड़ा बहुत अभ्यास होता है। रियाज के लिए वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब हम क्रियात्मक रूप में उसको सीख रहे होते हैं या हमें उसका अभ्यास करना होता है तो कोशिश कीजिए कि कहीं पर आपको यदि किसी तबला वादक की संगत आपको यदि मिलती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार आप यदि शुरू में उसको तबले के साथ अभ्यास करेंगे तो तबले के बोल भी आपको स्पष्ट सुनाई देंगे और स्पष्ट आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में जो है वो बैठ जाएंगे। फिर ये अवश्य होता है कि शुरू में हम बार बार तबले की तरफ देखते हैं, विद्यार्थीगण अक्सर ऐसा करते हैं कि बार बार वो तबले की तरफ देखते कि धा कैसे बज रहा है, धिन कैसे बज रहा है, या कत्ता कैसे आ रहा है, या तिन कहाँ पर है और कहाँ से मुखड़ा उठाना है। इस प्रक्रिया में ये पहला स्टेप तो होता ही कि हम तबले को देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक इस आदत में आ जाते हैं कि हमें तबले को देखना नहीं पड़ता, उसके बोलों से हमारे कान परिचित हो जाते हैं और हम उसके बोलों को ध्यान में रखते हुए और ताल की कितनी मात्राएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ये जानते हुए कि मुखड़ा कौन सी मात्रा से आरंभ हो रहा है, उसको हम वहाँ से मुखड़े को उठा सकते हैं और हम सम पर बिल्कुल सही तरीके से आते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो अक्सर कहा जाता है कि बेताले हो गए। तो बेताले का मतलब नहीं है कि किसी ताल से बिल्कुल ही बाहर चले जाएं। बेताला कहने का मतलब ये हो जाता है कि भाई सम जो है वो सही नहीं आया या गलत जगह से हमने सम को उठाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक हैं और इस तरह की गलतियां जो हैं वो होती ही हैं। वी कैन नॉट से दैट एवरी स्टूडेंट इन द बिगनिंग ओनली बिकम्स परफेक्ट। सी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये जो एक कहावत है ये 100% सच है। तो जब हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ हमें आएंगी। तो जैसे कि मैंने राग भैरव का उदाहरण देते हुए विलंबित ख्याल को मैंने बताया था, उसको आज हम पहले तबले पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये ख्याल, बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल जो है तबले पर के साथ जो है वो गाया जा सकता है। और उसके उपरांत मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हम आलाप को इस विलंबित ख्याल में हम
अपने आलाप को लेकर विस्तार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि जब शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत में बंदिश के साथ साथ उसकी आलापचारी, उसका विस्तार करना, उसका जो तानों का विस्तार करना, ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ शैलियों के साथ इसका निर्वाह किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सिंग द बंदिश with the help of with the tabla as an accompaniment. And one thing I'll tell you, that this bandish, as I told you, was in Vilambit Ektal. Now before going to Vilambit Ektal on tabla, as I have already told you how this Vilambit Ektal was, with the help of this Vilambit Ektal we can perform the Vilambit Khayal, but that was with the electronic tabla. But now with the manual tabla, let me start this bandish first in Vilambit Ektal. I'll just sing for you, and then after that I will tell you how you have to learn this bandish with the help of teen tal and later on ek tal and so on. So first I am just singing the bandish in Vilambit ek tal. Vilambit ek tal में तबले की सहायता से जो है इस बंदिश को आपको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करके मैं बता रही हूँ। बंदिश के बोल जैसे मैंने आपको बताए थे, विलंबित एक ताल के राम को नाम साचो सहाय, और एक ताल विलंबित जो है जिसे 48 जो मात्रा में बजाई जाती है, उसके साथ मैं इसको पहले गाती हूँ। पहले आपको सिर्फ इसको गाकर बताती हूँ ताकि आप उसको पहचान सकें।
the bandesh, the sai of the bandesh is too long, so how to remember the bandesh? How to by heart the bandesh? The very simple way is, if we sing this bandesh in teen tal, then we can, with the 3 avartan of teen tal, we can learn this bandesh and we can repeat each and every line 2-3 times while singing with the teen tal, because 16 into 3 is also 48, which is the matras, total matras of the Vilambit Ek Tal. Now let's try the bandesh, this bandesh and sthai of this bandesh in teen tal. Rama ko naam chulekam sahaya ta dhin dhin dha dha dhin dhin dha dha dhin और lekam ta dhin dhin dha dhin dhin dha dha dhin dhin dha dha tin tin ta ra Again the first line. Bandesh itself, when it is sung in Ek Tal or in Teen Tal, the total number of matras are the same. The only difference is the Teen Tal we have to repeat or we have to play Teen Tal thrice. Then they become the equal number of 48 matras, which is already there in Vilambit Ek Tal. जब हम इसको गाते हैं तो देखिए कहाँ से इसका आरंभ होना, हम मुखड़ा, हम तीन ताल में भी इसका अभ्यास करें तो कहाँ से मुखड़ा उठेगा। देखिए तीन ताल बज रही है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा रा। फिर से मुखड़ा उठाएं,
है धा तिन तिन ता के बाद ता से थोड़ा पहले, यानी हम उसको भी काउंटिंग में देखें तो कैसे है, फिर से 3 ताल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राम को नाम। तो देखिए मुखड़ा भी आपका 4 मात्रा से थोड़ा ज्यादा है, यानी 4.5 मात्रा का मुखड़ा है, तो उसको हम 4 में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बंदिश ऐसी तो हमने उसको लिया। यदि आप उसको अपनी सुगमता के लिए उसको 4 मात्रा में करना चाहेंगे तो कैसे होगा, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता राम को नाम। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप उसको मुखड़े को उठाकर बंदिश को याद कर सकते हैं, यानी हर लाइन को आप 2 3 4 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए इसको इस तरीके से सुगम बना के आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हम यदि पूरे साहित्य को लेते हैं साहित्य, तो ये 3 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियों को एक साथ याद करना कभी कभी मुश्किल होता है। तो इसमें हर पंक्ति को हम राम को नाम साचो सहाय, इस पंक्ति को हम 2 3 4 बार 3 ताल के आवर्तन में कर लें। फिर प्रात उठ रस मधुर पीछे, ये जो दूसरी लाइन है, इसको हम बार बार कर लें। फिर पहली और दूसरी पंक्ति को मिला के गा के बार बार अभ्यास कर लें। फिर तीसरी पंक्ति को मिलाएं। तो ये तरीका है बंदिश को याद करने का। अब उसके बाद हम इसी बंदिश को यदि हम विलंबित एक ताल में या 48 मात्रा में हम करते हैं तो कैसे होगा, राम को नाम साजो सहाय देखिए दोनों में in तीन ताल, when we are trying to learn the bandish in तीन ताल, then every line can be repeated twice or thrice by the time we learn that line. Then we can move to second one, then we can repeat first and second, then we can go to the third one, and simultaneously we can sing together all the three lines of the bandish. But when we are singing in Vilambit Ek Tal, then we cannot repeat the line again and again. We can just continuously we have to sing all the three lines together. So that means once we learn the bandish, then we can move towards the Vilambit Ek Tal and it becomes very easy. Now in Vilambit Ek Tal again the mukhra is of 4.5, that means 4.5 matra mukhra is there. So the Vilambit Ek Tal bandish is or contains of 48 beats. Now when we deduct the 4.5 matra from the 48 one, it becomes 43.5. So after finishing 43.5 matra, we can start the mukhra of the bandish. Now if we get confused, we can simply start with 44th beat, showing the mukhra of 4 matra, as I gave you the example in Teen Tal. So this is a very simple, very mathematical, but very simple thing. Now the question comes, why after learning the bandish, how can we
explore the rag or how can we do the alap in the rag or in the bandish. आलाप जैसे शब्द ही बताता है कि जब आलाप यानी उसको आराम से जब हम स्वरों को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं, तो वो आलाप होता है। और यदि हम बहुत जल्दी जल्दी उन स्वरों को बोलते हैं तो वो क्या हो जाती है, तान हो जाती है। तो ये कुछ तकनीकी चीजें हैं जो हमारी शास्त्रीय संगीत की बहुत ही जबरदस्त खूबियां हैं। शास्त्रीय संगीत को जो हम कहते हैं कि शास्त्रबद्ध है, क्या शास्त्रबद्ध है, तो यही चीजें तो शास्त्र बनाती है कि जब हम उसको कह रहे हैं द सा रे सा गा म रे द सा, यानी मैं स्वरों को बहुत आराम आराम से ले रही हूँ. In a very slow tempo, in a very slow speed, I am singing the swaras of the rag. Slowly I am exploring. Now the way when I or anyone else does this process, goes through this process of doing the alap or singing the notes or playing the notes on any instrument in a very slow tempo, in a very slow speed, keeping in mind the terms and conditions of that rag, then they become alap. And if we will take this in a very fast mode, sa re ga ma re sa ma pa ma ga ma da pa ma pa ga ma re sa, we are singing the notes one by one in a very fast tempo. That makes the taan. तो आलाप और तान जो है किसी भी राग के उसके नियमों के तहत होना चाहिए. यदि हम कहते हैं कि उसमें ऋषभ कोमल धैवत कोमल है तो उसका प्रयोग पूरा होना चाहिए. यदि कोई विशिष्ट स्वर संगति है उसका भी प्रयोग पूरा होना चाहिए. तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसके शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ही राग में बढ़त की जाती है. और बढ़त इसी प्रकार से होती है. वही स्वर हैं जो आरोह अवरोह में है, वही स्वर है जो पकड़ में है, वही स्वर है जो आलाप में है, वही स्वर बंदिश में और वही तान में. तो इनका प्रयोग कैसे किया जाता है इसका प्रयास मैं अपने इस व्याख्यान के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ. इसको कोशिश कीजिए और समझकर कोशिश कीजिए, यह अवश्य आएगा. आगे हम आपको इसका आलाप कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे.